नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूपीएससी चैनल ग्रो आईएएस पर। तो आज का अपना जो विषय है वो है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन यूपीएससी एग्जाम्स। वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें यूपीएससी एग्ज़ाम में करने से बचना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं उन गलतियों को। सबसे पहले, यूपीएससी परीक्षा में गलतियों से बचना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें यूपीएससी एग्ज़ाम में गलतियां हैं वो कम करनी चाहिए तथा गलतियों से ज़्यादा बचना चाहिए। तो सबसे पहले एक तो क्या, अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हैं वो बहुत ही कीमती हैं। मिनिमम अटैम्प्ट हैं वो अपन को एग्ज़ाम में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसीलिए अपन को जितनी जल्दी हो सके अपनी खामियों को कम से कम करते हुए सफलता की ओर अग्रसर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी होना है। दूसरा, दिनों दिन कंपटीशन है वो हर एग्ज़ाम में बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आप देखोगे तो लगभग हर साल 10 लाख फॉर्म है वो फिल होती हैं और उनमें से लगभग 700 से 1000 स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन ही हर साल होता है। तो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है और दिनों दिन ये कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। और तीसरा जो कारण है वो यूपीएससी में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, यूपीएससी सिर्फ ज्ञान का एग्ज़ाम नहीं है, एक ज्ञान के साथ साथ एक संतुलन और बेहतर रणनीति भी आपको दिखाता है। आप बिना किसी रणनीति के और एक बैलेंस के आप इस एग्ज़ाम को क्लियर है वो नहीं कर सकते हैं। और चौथा जो पॉइंट है वो है समय और ऊर्जा की सीमित होती है। एक समय के बाद अगर आप कई साल आपको एग्ज़ाम को कंपटीशन की तैयारी या एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जाते हो तो आप अंदर से डिमोटिवेट हो वो होने लगते हो। तो आपके पास क्या है, समय भी कम होता है और ऊर्जा भी कम होती है। इसीलिए आपको अपनी गलतियों को जल्दी से जल्दी पहचान के उनको खामियों को जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा, उनका समाधान है वो निकालना पड़ेगा। और हर गलती एक मौका खोने जैसा होता है। आपको हर गलती को सही से पहचान के उसका सही से समाधान है वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक गलती एक मौका, यानी आपके अगर एग्ज़ाम में एक गलती हो गई तो आपकी पूरी साल है वो ख़राब हो जाती है, इससे आपका अटेम्प्ट भी चला जाता है। तो सबसे बड़ा ये नुकसान है। तो इसीलिए अपन को अपनी गलतियों को जल्दी से जल्दी समाधान करते हुए इस एग्ज़ाम में आगे सफल होना चाहिए। अब देखते हैं वो कौन सी 5 गलतियाँ जिससे स्टूडेंट को वो बचना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतनी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इन गलतियों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहली जो अपनी गलती है वो बिना सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तैयारी करना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जैसे ही वो चालू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो बिना अपने सिलेबस को एनालिसिस करे हुए, बिना सिलेबस को जाने हुए, उसे पढ़े हुए, समझे हुए सीधा वो जाकर के रेफरेंस बुक्स पे या एडवांस बुक्स से पहुंच जाते हैं और अपनी तैयारी वो करना चालू कर देते हैं। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपको सबसे पहले है वो सिलेबस को इसको समझना चाहिए बेहतर तरीके से। आपको सिलेबस को कई पार्ट्स में डिवाइड करके पेपर वाइज, उसके बाद आपको सब टॉपिक वाइज डिवाइड करके उसके सिलेबस को बेहतरीन तरीके से समझने के बाद और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद यूपीएससी अगर है तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं, किस प्रकृति के आ रहे हैं, ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। कौन से टॉपिक से कैसे यूपीएससी वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, कितने डीप में जाकर क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ये सब आपको टॉपिक जानने पड़ेंगे। जैसे कि गलती बहुत से छात्र रैंडम हिस्ट्री मटेरियल से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। वही जो मैंने आपको बताया, कहीं से भी कोई भी कंटेंट उठाकर, किसी भी कोचिंग का कंटेंट है उठाकर वो पढ़ने लगते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। आपको पहले सिलेबस, फिर उस टॉपिक से संबंधित पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं उसके बाद ही आपको अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरा जो है वो है स्टैटिक्स और करंट अफेयर के बीच बेहतर संतुलन। देखिए, इस एग्ज़ाम में जितना स्टैटिक्स का महत्व है उतना करंट अफेयर का भी है, क्योंकि आप कोई भी प्रीलिम्स की अगर हम बात करें उसमें तो करंट डायरेक्टली पूछा ही जाता है। साथ ही साथ मेंस की भी अगर बात करें तो आप किसी भी क्वेश्चंस को अगर फॉर्मेट कर रहे हो तो स्टैटिक के साथ साथ आपको उसमें करंट का भी कुछ पुट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस
आप स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी तैयारी है वो फुल करते रहिएगा, और उन दोनों के बीच में एक संतुलन है वो बेहतर संतुलन आपको बनाना पड़ेगा, और उस संतुलन के साथ ही आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि कुछ छात्र केवल एनसीईआरटी या केवल करंट अफेयर्स पर फोकस करते हैं, या तो स्टैटिक्स पे अधिक फोकस कर देते हैं वो, या फिर करंट अफेयर पे अधिक फोकस कर देते हैं। आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। इसका सही तरीका वो ये है कि स्टैटिक पोर्शन जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि को मजबूत बनाएं, साथ ही रोज़ाना करंट अफेयर्स पढ़ें, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर, न्यूज़ एनालिसिस, इंडियन एक्सप्रेस, या आप किसी का वीडियो, आपका करंट अफेयर का वीडियो फॉलो करते हो या मंथली मैगजीन फॉलो करते हो तो उसे फॉलो करते रहिएगा। स्टैटिक के साथ साथ आपको अपने करंट अफेयर को भी मजबूत करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अपना पॉइंट है वो है एक से ज़्यादा रिसोर्सेज से पढ़ना, जिसको अपन बुक होपिंग भी बोलते हैं। लगभग 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्यों किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कि इकोनॉमी या पॉलिटी की, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद में 2-2, 3-3 रेफरेंस एडवांस बुक रख लेंगे। आपको ऐसा करने से बेसिकली बचना चाहिए। हर टॉपिक के लिए अलग अलग किताबें और कोचिंग नोट्स पढ़ना। कोई दृष्टि की ले आया, उसके बाद विजन का पढ़ लिया, उसके बाद बाजीराव एंड रवि का उठा लिया, तो बहुत सा रेफरेंस बुक हो जाता, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाते हो आप, और उसके साथ साथ आपके पास इतना टॉपिक हो जाता है कि आप उसका रिवीजन प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पाते हो, और ये कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी एग्ज़ाम में, एक प्रिपरेशन में वो बाधा डालता है। तो इसका एक सही तरीका ये होता है, सीमित और विश्वसनीय स्रोत चुनें। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को एनालाइज करने के बाद आपको अपने लिए हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बेसिक के साथ साथ एडवांस बुक है, उसके सोर्सेज हैं वो चुन लेने चाहिए कि आपको अपनी तैयारी है वो कहाँ से कितनी करनी है, कितने डीप में जाकर करनी है, किन किन रिसोर्सेज के द्वारा अपनी तैयारी वो करनी चाहिए, और उसी का बार बार रिवीजन करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि की फैक्टर है इस एग्ज़ाम में सक्सेस पाने का, कि बार बार उन्हीं रेफरेंस बुक का आप जो पहली बार में डिसाइड किया है आपने, उन्हीं को पढ़ें और उनका बार बार रिवीजन करें। मिनिमम अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखें, जितना हो सके उतना मिनिमम रखें, और मैक्सिमम रिवीजन पर ध्यान है वो अपना एक स्ट्रेटजी है जो आपको अपनानी चाहिए। उसके बाद आंसर राइटिंग की देर से शुरुआत करना। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनका पूरा फोकस है वो प्रीलिम्स को लेकर होता है, और मेंस को पूरी तरीके से अपने दिमाग से नेगलेक्ट कर देते हैं। ये गलत स्ट्रेटजी है। आपको ये करना है, आपको प्री के साथ साथ मेंस पर भी ध्यान प्रोवाइड करना है। प्री कम मेंस तैयारी करनी है आपको। तो बहुत स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मेंस के लिए उत्तर लेखन को अंतिम महीनों तक टालते हैं। वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर देते हैं, लेकिन जब प्री क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद ही वो अपने मेंस पे वो अपनी आंसर राइटिंग है स्टार्ट करते हैं। आपको ये सब करने से बचना चाहिए, जबकि सही इसका तरीका वो होता है तैयारी के साथ साथ सप्ताह में कम से कम 2-3 उत्तर लिखना शुरू करें। अगर सप्ताह में आप नहीं कर पा रहे हो तो लगभग आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, उसके 4 महीने बाद 4 मंथ्स आप प्रीलिम्स की तैयारी करती हो या प्रीलिम्स या मेंस की एक साथ तैयारी करती हो, तो लगभग 4 महीने के बाद आपके पास इतना कंटेंट काफ़ी हो जाता है कि आप प्री के साथ साथ मेंस के भी आंसर हैं वो फॉर्मेट कर सकें और उनका आंसर्स का जवाब है वो लिख सकें। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप तैयारी करने के 4 महीने बाद आंसर्स लिखने का थोड़ा बहुत प्रयास है वो करते रहें, जो कि धीरे धीरे फिर आगे आपको और भी उसका स्ट्रक्चर्स और सब चीज़ें जो बेसिक आंसर राइटिंग के फंडामेंटल्स हैं वो आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और अपनी आंसर राइटिंग को एडवांस लेवल पर ले जा सकते हैं। सो शुरुआत में छोटे प्रश्नों से शुरुआत करें और धीरे धीरे लंबा लिखना सीखें। उसके बाद अपना जो 5वां पॉइंट है वो है सेल्फ एनालिसिस और टेस्ट सीरीज को नज़रअंदाज करना। बेसिकली स्टूडेंट क्या करता है, वो पढ़ाई भी करता है, उसके बाद उसके साथ साथ प्री और मेंस की पढ़ाई के साथ साथ बहुत से स्टूडेंट हैं वो पढ़ने पर ही अधिक फोकस करते हैं। रिसोर्सेज इकट्ठा कर लिए उन्होंने, रिसोर्सेज इकट्ठे करने के बाद उन्हें पढ़ते भी रहेंगे, उनका रिवीजन करते ही रहेंगे, लेकिन वो सेल्फ एनालिसिस से दूर रहते हैं अधिकतर, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप
पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप जब तक अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस टॉपिक में जाकर कहाँ गलती कर रहे हो, कैसी गलतियाँ कर रहे हो और उन गलतियों को कैसे आप सुधार रहे हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट के ज़रिए प्री या मेंस के मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए, जिससे कि आपको अपनी गलतियों का अंदाज़ा हो और समय रहते हुए आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। ऐसा ना हो कि बाद में बहुत कम समय रह जाए। जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपनी आंसर राइटिंग की जो तैयारी है वो लास्ट के महीनों में करते हैं, तो उनके पास स्कोप ही नहीं रहता है कि वो अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपको बचना है। तो क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज देकर सिर्फ स्कोर देखना, लेकिन गलती सुधारना नहीं। जैसे कि आपके नंबर्स आ गए, अच्छे आ गए या बुरे आ गए, तो आप उस स्कोर्स को देख करके अपने आप को इवेल्युएट कर लेते हो। ये गलत आइडिया है। आपको करना क्या है, आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को आपको सुधारना है और कोशिश ये करनी है कि दोबारा वो गलतियां हैं वो आपसे ना हों। आपको गलतियों से दोबारा गलतियां करने से वो बचना है। जितना हो सके आपको अपना मैक्सिमम आउटपुट है वो देना है। तो इसका एक सही तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि हर टेस्ट के बाद मूल्यांकन जरूरी है। हर टेस्ट देने के बाद आप अपने पेपर का एनालिसिस करें। इस पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय आप क्या गलतियां कर रहे हैं, कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं या कंटेंट के लेवल पर आपसे गलतियां हो रही हैं, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में पूछी गई है वो इन्फॉर्मेशंस का अभाव है। इस प्रकार की गलतियाँ आप कर रहे हो, ये आपको इवेल्यूएट करना पड़ेगा और उन गलतियों को अपनी को सुधारना पड़ेगा। और दूसरा, गलतियों की सूची बनाकर उन्हें दोबारा ना दोहराएं। आप गलतियां क्या क्या गलतियां हैं वो पेपर को अटेम्प्ट करते समय कर रहे हैं, उन गलतियों को आप नोट कर लीजिए। कौन सी मिस्टेक्स हैं वो आप कर रहे हैं, जैसे कि सिली मिस्टेक्स हैं, कंटेंट के लेवल पर जो मिस्टेक्स हैं वो, या कौन सी आप मिस्टेक्स है वो कर रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आगे जो आप अटेम्प्ट करें उसमें ये गलतियाँ आपसे ना हों। ठीक है ना। और इसके साथ ही एक बोनस टिप्स ये है कि कंसिस्टेंसी इज द की। इस एग्ज़ाम में देखिए ये कोई 1 या 2 महीने की या 4-6 महीने की प्रिपरेशन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म एक मैराथन रेस है। इसमें आपको अपनी 2 या 3 वर्ष लगभग खपानी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप सक्सेस है वो पा सकते हैं। तो ये किस प्रकार हो सकता है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो कंसिस्टेंसी। आपको निरंतर प्रयास करता रहने पड़ेगा। पढ़ाई करें भले ही कम घंटे हों, लेकिन नियमितता बनाए रखें। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन में कितने घंटों तक पढ़ती है, आप कितना क्वालिटी का कंटेंट है वो पढ़ रहे हैं और किस प्रकार उसको गेन कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट करता है। तो कम घंटे भले ही आप पढ़ें, लेकिन आप रोज़ाना अपनी स्टडी को कम से कम 4-6 घंटे वो प्रोवाइड करें। अगर किसी दिन हो सकता है 4-6 घंटे की आप 2 घंटे दे पाती हैं, बिजी शेड्यूल्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो 2 घंटे आप अपनी स्टडी को ज़रूर दें। रोज़ाना पढ़ने की अपने आप को हैबिट बनाएं। हैबिट आपको बनानी पड़ेगी पढ़ने की, क्योंकि ये प्रिपरेशन है वो आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है। अगर आप कंसिस्टेंसी इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर आप डीमोटिवेट होने लग जाओगे। एक समय के बाद आप डीमोटिवेट होने लग जाओगे और प्रिपरेशन को बीच में ही बोरिंग बना लोगे। तो इसके लिए आप कंसिस्टेंसी बरतते रहें, हर दिन कम से कम 2-3 घंटे हैं वो अपनी प्रिपरेशंस को प्रोवाइड करते रहें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है एआई टूल्स और डिजिटल असिस्टेंस का उपयोग। देखिए अब तैयारी वो नहीं रह गई है कि 90s की पेस वाली कि आप बुक्स से और वैसे ही पढ़ के काम चला लोगे। अब समय एआई के आ गया है, टेक्नोलॉजी का आ गया है। तो आपको करना क्या है, अपनी पढ़ाई में आप अपनी टेक्नोलॉजी को भी अप्लाई करिए, जैसे कि जीपीटी बेस्ड टूल, जैसे कि चैट जीपीटी की आप सहायता लेके ये कर सकते हैं कि जैसे क्विक समरी, आपको कोई बुक है या कोई टॉपिक है उसके बारे में अगर आपको जानना है तो सबसे पहले उस टॉपिक को जाकर चैट जीपीटी पर सर्च करिए और उससे संबंधित जो भी क्विक समरी है उसको पढ़िए। उससे आपको एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड होगा उस चैप्टर को पढ़ने से पहले, जो कि आपको उस चैप्टर को समझने में बहुत ही वो हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में, आंसर स्ट्रेचिंग में मदद करेगा। किसी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप पॉलिटी से संबंधित है, वो राष्ट्रपति का चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, तो आप राष्ट्रपति के चैप्टर को एक बार जाकर के चैट जीपीटी पर सर्च करिए। चैट जीपीटी पर सर्च करने के बाद जो भी उसके बेसिक फंडामेंटल हैं वो आपको उसमें चैट जीपीटी में आएंगे, उसको आप पढ़ लीजिए। एक बार उसका आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, वो आपको चैप्टर को समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आपको टेक्नोलॉजी का एज ए फ्रेंड यूज करना है, ना कि टेक्नोलॉजी से दूर भागना है। आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क है वो करना पड़ेगा, जो कि समय की नीड है, इस एग्ज़ाम की नीड बन चुकी है अब स्मार्ट वर्क करना। तो आपको टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग वो अपनी एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, लेकिन आप टोटली टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस है वो अपनी ना रखें, ठीक है ना। जैसे कि स्टडी प्लानर से समय बेहतर प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट करने में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार के जो कुछ टूल्स हैं जो आपको यूपीएससी सीएससी की एग्ज़ाम में ज़रूर अपनाने चाहिए, और ये 4-5 जो गलती थी वो आपको करने से वो बचना चाहिए। इस एग्ज़ाम में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको ये टिप्स हैं वो यूज करनी ही पड़ेंगी, जैसे कि आपको जल्दी से जल्दी सफलता है वो मिल सके। तो ये थी आज की अपनी वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।